Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear students. I hope all of you will be fine. My dear students, इस वीडियो में हम देखेंगे What is Rutherford atomic model, results of Rutherford experiment, defects of Rutherford's atomic model और Rutherford's experiment. इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत प्लम पडिंग थ्योरी और कुछ पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे. So let's start without wasting our time. इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिटेल डिस्कशन में जाएं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सर रदरफोर्ड थे कौन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट. ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स. He won the Nobel Prize in 1908 in chemistry. In 1911, he proposed the nuclear model of atom and performed the first experiment to split atom. Because of his great contributions, he is considered as the father of nuclear chemistry. Oh my God, he is the father of nuclear chemistry. So this was very new information for me. Dear students, इससे पहले आप जानते थे कि हमारे न्यूक्लियर साइंस के फादर कौन है? अगर आप जानते थे तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर आप पहले नहीं जानते थे तो आप लिखिए नो. इससे पहले हमें नहीं पता था कि न्यूक्लियर साइंस के फादर का क्या नाम है, कौन से अजीम इंसान हैं जिन्हें न्यूक्लियर साइंस का बाप या न्यूक्लियर साइंस के फादर कहा जाता है. सो ही वाज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ कब मिला. सो इन 1908 उन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था. सो अभी हम जाते हैं अपनी मेन चीज़ पे जो कि हमने आज डिस्कस करनी है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में. सो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था जिसे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ? माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे किस तरह से हमारे एटम में मौजूद होते हैं. ठीक है, यानी हमें अब 19th सेंचुरी के बाद की ये बात हो रही है, जब हमें पता चल गया था कि हमारे एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. हमारे एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं. और हमें ये पता चल गया था कि हमारे एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हो रही है बात ये चीज़ प्रूव करने की कि किस तरह से हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एटम के अंदर किस तरह से पॉजिटिव चार्जेस, यानी कहा जाता है ना कि हमारे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. सो उसी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली जिसे सोने का वर्क भी कहा जाता है, और उसकी थिकनेस थी तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर. अब ये एमसीक्यू में आ सकता है डियर स्टूडेंट्स के जो गोल्ड फॉइल यूज़ किया गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, उसकी थिकनेस कितनी थी, तो वो डिफरेंट आपको 0.04 भी कह देगा, 0.004, 0.0004, यानी बहुत सारे आपको 4 या 3 ऑप्शन मिलेंगे. तो उनमें से आपने 0.00004 सेंटीमीटर थिक फॉइल यूज़ की गई थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में. अब ये जो हमारी गोल्ड फॉइल थी जो कि 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी, उस पर क्या हुआ, उन्होंने करवाई अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये. ठीक है, हमारे मैटर की कोई भी चीज़ हो उसके अंदर से ये क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, उससे घुस कर बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया कि अच्छा साबित क्या करना था कि एटम के अंदर किस तरह से पॉजिटिव चार्जेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से करवा रहे हैं, गोल्ड फॉइल से करवा रहे हैं जिसकी थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर. और उस पर किस चीज़ की बम्बार्डमेंट करवाई जा रही है,
अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जा रही है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनके पास, वो मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, घुस सकते हैं। सो इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स को लिया गया। मोस्टली जो है हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो वो लिए जाते हैं प्लोनियम से या रेडियम से। यहाँ पर जो हमारे सर रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे वो एक्चुअली हीलियम के न्यूक्ली थे और इनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारी गोल्ड फॉइल है, उन्होंने उसकी बैक साइड पे एक फोटोग्राफिक प्लेट या फिर जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई क्या चीज़, उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट या फिर जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई एक स्क्रीन रख दी। अब इसको रखने का मकसद क्या था? ताकि ये ऑब्जर्व किया जा सके कि हमारे गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का क्या असर पड़ रहा है। क्या हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स फुली पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी वो वापस मुड़ रहे हैं या फिर कम्प्लीटली वो अंदर ही पेनिट्रेट करके यानी वहीं से गुजर रहे हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखा गया कि रदरफोर्ड के जो उन्होंने अपनी गोल्ड फॉइल जिस पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, उनमें तकरीबन यानी ज़्यादा सारे मोस्टली मेजॉरिटी जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बग़ैर अपना पाथ चेंज किए वहाँ से गुज़र गए। ठीक है, मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो तो पास हो गए। ठीक है, उसके बाद चंद एक यानी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी बताई जा रही है, बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या की, डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, जिन पार्टिकल्स ने क्या चीज़ शो की, डिफ्लेक्शन शो की। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ देखने में जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अभी आप इसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगी, बल्कि एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप उसे देखिएगा। वहाँ प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि किस तरह से ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया था। वेरियस टाइप के डिटेक्टर्स वहाँ पे यूज़ हुए थे। वो डिटेक्टर्स बताते थे कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग आ जाती थी, और जो पार्टिकल्स पेनिट्रेट यानी गुजर गए, पेनिट्रेट करके वहाँ से घुसकर वहाँ से निकल गए, अपना रास्ता उन्होंने चेंज नहीं किया, तो वो भी हमारे मुख्तलिफ वहाँ पे लगाए गए थे सेंसर्स, आप कह सकते हैं कि डिटेक्टर्स लगाए गए थे जो प्रॉपरली रीडिंग दे रहे थे कि इतने पार्टिकल्स जो हैं, इतने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बग़ैर किसी चीज़ से टकराए आसानी से हमारी गोल्ड फॉइल में से गुज़र रहे हैं। अब क्या हुआ कि चंद एक पार्टिकल, तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी यहाँ पे ली जा रही है, वो हम उन पार्टिकल्स ने क्या चीज़ शो की, डिफ्लेक्शन शो की। सो दिस वाज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी हम देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स क्या थे, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या थे हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। तो व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? लेट्स सी। My dear students, Rutherford proposed the planetary model for an atom and concluded the following result. उन्होंने अपने जो उनका एटॉमिक मॉडल था उन्होंने इसे प्लानिटरी मॉडल से प्रपोज किया, यानी जैसे हमारा निज़ाम शमसी है जिसमें हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से उन्होंने एटम को भी रिजेम्बलेंस दी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया है उसमें क्या है कि मैंने 20, रदरफोर्ड कह रहे हैं, आयशा खान नहीं कह रही, ओके। सो रदरफोर्ड कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी यानी 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई है, और उसमें से मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से मोस्टली जो एटम का वॉल्यूम है, यानी अगर हम टोटल का सम ऑफ करें तो उसमें जो मोस्टली हिस्सा है वो क्या है, वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट्स मींस मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। नंबर 2, चंद एक पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चंद पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन है वो ये शो कर रही है कि एटम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं और एटम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ऑलवेज रिपेल करेंगे। सो हमारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रही हैं, वहाँ से
डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। एक वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत सख्त है, अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से पास नहीं हो सकते। और दूसरा ये है कि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। सो ऑलवेज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो इस वजह से हमारे चंद एक पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए, उनके पीछे ये रीज़न थी। ठीक है, उनकी डिफ्लेक्शन की क्या रीज़न थी? डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम। एटम के अंदर क्या है, जो एक सेंटर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, दिस वाज द सेकंड रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नंबर 3, द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिबाउंस हो रहे हैं, वापस बिल्कुल, यानी वो पास हुए ही नहीं बल्कि वापस मुड़ गए। और ये वहाँ पे जो डिटेक्टर्स लगाए गए होते हैं जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जाता है, तो वहाँ पे वो रीडिंग्स आ रही होती हैं कि इतने पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इतने पार्टिकल्स आपके जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत हार्ड है। Let's see the result number 4. Since few particles were deflected, it shows that कि हमारे न्यूक्लियस का साइज एटम के टोटल वॉल्यूम से बहुत ही छोटा है। यानी इतने सारे पार्टिकल्स हैं और उनमें से चंद एक जो है वो टकरा कर वापस आ रहे हैं एटम के न्यूक्लियस से। तो जाहिर सी बात है कि एटम के न्यूक्लियस का साइज भी बहुत कम है, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद नंबर 5 पे जो हमारे रदरफोर्ड ने हमें अपने रिजल्ट बताया है अपने एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने कहा है कि हमारे जो एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर 6, एन एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी जो है वो इक्वल है। इस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और एटम को एज अ होल क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, सो नंबर 6 पे क्या आता है, एन एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड नंबर 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे एटम के न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। अभी हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Although Rutherford's experiments proved that the plum-pudding model of an atom was not correct, यानी उन्होंने प्लम पडिंग थ्योरी को क्या गलत साबित कर दिया था। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि हमारे सर चैडविक, थॉमसन और गोल्डस्टीन ने डिस्कवरीज की थी, सो उन डिस्कवरीज की बुनियाद पर एक थ्योरी दी गई थी जिसे प्लम पडिंग थ्योरी कहा जाता है। प्लम पडिंग थ्योरी जो कि हमारे सर थॉमसन ने दी थी, ही पोस्टुलेटेड दैट एटम वर अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टक इनसाइड। वो कहते थे कि एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो उसके अंदर धंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पडिंग के अंदर प्लम्स धंसे होते हैं, जैसे किशमिश के दाने धंसे होते हैं। इस वजह से इस थ्योरी को किस चीज़ का नाम दिया गया, प्लम पडिंग थ्योरी का नाम दिया गया। लेकिन सर रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि एटम एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बिल्कुल सेम होती है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के भी कुछ डिफेक्ट्स थे। रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसके मुताबिक देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी। यानी जो हमारी जो क्लासिकल थियरी है रेडिएशंस की, उसके मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स या तो वो देखें वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने में क्या है, या तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे या एनर्जी इमिट करेंगे और फिर अल्टीमेटली उन्हें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहला उनके मॉडल का डिफेक्ट था। यानी जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि हमारा जो एटम है उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने में या तो उनकी एनर्जी जो है कंज्यूम होती है या फिर वो एनर्जी गेन करते हैं और अल्टीमेटली उन्हें न्यूक्लियस में फाल हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। तो ये उनके
मॉडल का नकाइस था, नुक्स था, उसका डिफेक्ट था, ठीक है। नंबर 2 पे क्या हुआ कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहे थे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप जानते हैं ना, आप पहले शायद पढ़ चुके हैं, जो जिसमें ऑलमोस्ट ऑल रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है, जैसे कि हमारी रेनबो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, तो ये हमारे डिफेक्ट्स थे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उस पर बहुत सारे साइंसदानों को बहुत सारे एतराज़ थे, उनके माइंड में वेरियस क्वेश्चंस आ रहे थे। Although the scientists had objections on the atomic model presented by the Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. लेकिन इससे उन्हें एक नई सूझ मिली, उन्हें जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। They initiated the quest to answer the following question: How can atom collapse? और why atom stables? Why does an atom give line spectrum? Atom line spectrum क्यों देता है? Scientists considered there must be another model of an atom. उन्होंने कहा कि एक एटम का कोई और मॉडल भी होना चाहिए, यानी इसमें तो डिफेक्ट्स हैं। सो इसी तरह से आगे फर्दर स्टडी होना शुरू हो गई, और इसकी बुनियाद किसने हमें प्रोवाइड की? सर रदरफोर्ड ने। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ एटम। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल।